क्या आपको पता है कि ताजमहल, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, बीवी का मकबरा, आगरा का किला, अकबर का किला, इस तरह के और जितने भी किले मिले हैं ये सब एलियन द्वारा लाए गए थे। जी हाँ, बुलबुल की पंख पर बैठकर कुछ एलियन दूसरे ग्रह से आए और इन सब को यहाँ पर पटकते चले गए। आप सोच रहे होंगे कि सवेरे सवेरे भांग खा लिए हो क्या? तो आपको मैं बता दूं कि हम किसी प्रकार के भौतिक नशे का सेवन नहीं करते और किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन बिल्कुल गलत है, एकदम नहीं करना चाहिए। मगर उन लोगों के नशे का क्या किया जाए जो न तो सच को स्वीकारना चाहते हैं, न देखना चाहते हैं और न देखने देना चाहते हैं। मगर किसी के चाहने न चाहने से होता ही क्या है, जो सच है वो तो सच ही रहेगा, आज नहीं तो कल, ऐसे नहीं तो वैसे सामने तो आएगा ही। सीबीएसई और यूपी बोर्ड में 12वीं की इतिहास की किताबों से मुगल साम्राज्य से संबंधित अध्याय हटा दिए गए हैं। इसे लेकर ट्विटर पर गजब गजब की कहानियां चल रही हैं। एक आध कहानी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, हंसना बिल्कुल मना है, न तो मैं सुनाते हुए हंसूंगा और ना आप सुनते हुए हंसेंगे। किसी की भावना आहत हो गई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव हारने के बाद अनेक विपक्षी दल, बीजेपी को नापसंद करने वाले लोग ईवीएम पर सवाल उठाने लगते हैं गरियाने। लोग कहने लगते हैं कि ईवीएम है तो मुमकिन है। लेकिन ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है जिसके बारे में आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। और सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग जैसी संस्था को भी इन चीजों पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। देखिएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से करोड़ों रुपए का खेल कर रही है, जिसकी खबर न तो आम आदमी को लग पाती है और शायद चुनाव आयोग भी इससे अनभिज्ञ ही होगा। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, बस सावधानी से एक एक शब्द को सुनते जाइएगा। 2-3 दिन पहले कुछ लोगों ने हमें फोन किया और कहा कि हमारे जिले में आग लगने वाली है, आने वाली 9 तारीख यानी 9 अप्रैल को न जाने कितने लोगों की हत्या की जा सकती है, कितनों के घर उजाड़े जा सकते हैं, कितनों की जिंदगी तबाह की जा सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है, कहां पर होने वाला है और कौन है जो ऐसा करने वाला है और क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो थोड़ी देर इंतजार करिए, वीडियो में सारी बातें आपको विस्तार से बताई जाएंगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है, इस पर भी पूरी चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजाइएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन है, हो सके तो उसका भी प्रयोग कर लीजिए। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में यदि आप हमारा साथ दे सकते हैं तो इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमारी आर्थिक सहायता करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले विश्व गुरु बनने की राह पर चलते हुए भारत की इस तस्वीर को देखिए। सोशल मीडिया पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है और देखा भी जा सकता है कि बीजेपी के ढेर सारे झंडे और भगवा गमछे लगाए लोग संभवतः किसी मूर्ति के साथ चल रहे हैं। इसी बीच सफेद शर्ट पहने एक व्यक्ति सड़क पर पड़ा पत्थर का टुकड़ा उठाता है और अपने ही लोगों के ऊपर फेंक रहा है, यानी कि मूर्ति जैसी किसी चीज के साथ जो भीड़ चल रही है उन पर पत्थरबाजी की जा रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है, दंगों की स्क्रिप्ट लिखता उन्मादी खुद ही पत्थर फेंक कर उग्रवादियों को भड़काते हैं और फिर मुस्लिमों को निशाना बनाते हैं। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि यह दंगाई कौन है, झंडा तो भाजपा का दिख रहा है, अपने ही जुलूस पर पत्थर मार रहा है। भारतीय फिल्मों में दंगों की साजिशों के बहुत सारे तरीके हमने देखे हैं। सोशल मीडिया की मजबूरियों की वजह से हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखा नहीं सकते। यदि आप टेलीग्राम पर जुड़े हैं तो वहां भेजा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कथित तौर पर यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता खुद ही अपने लोगों पर पत्थर चला रहा है, यानी कि उकसाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बाद मुसलमानों को निशाना स्वरूप बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। वहीं अब एक और सवाल उठने लगा है कि क्या विकास का मुद्दा, भ्रष्टाचार से लड़ाई का मुद्दा, चीन को आंख दिखाने का मुद्दा और दुनिया में नंबर 1 बन जाने का मुद्दा, ये सब कुछ चुनाव में काम नहीं आने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी को अब सिर्फ दंगों का ही सहारा रह गया है? आखिर क्यों चारों तरफ से लोग एक ही बात कर रहे हैं कि रामनवमी पर जो देश भर में हिंसा हुई उसके पीछे बीजेपी और संघ के लोग हैं? मैंने आपसे कई बार अनुरोध किया है कि मेरी एक वीडियो में कई खबरें होती हैं, कई मुद्दों पर चर्चा होती है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखा करिए। अब पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जिन्होंने फोन पर कपकपाती हुई आवाज से हमसे गुहार लगाई है। पिछले 2-3 दिनों के भीतर हरियाणा के मेवात से हमें कई फोन कॉल आए। फोन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय से थे। उन्होंने कहा कि महोदय, आने वाली 9 तारीख को हरियाणा के मेवात में गौ रक्षा के नाम पर 2 लाख की भीड़ जुटने वाली है, सभा होने वाली है। हमने कहा तो ठीक है, सभा होने दो, दिक्कत क्या है? हालांकि समझ तो मैं गया था कि दिक्कत किस बात को लेकर है। इसके बाद सामने से आवाज आई कि दरअसल किसी प्रकार की सभा से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं और ये महापंचायत जहां पर होने वाली है उसी के आसपास हम लोग रहते हैं। हमें डर है कि गौरक्षा के नाम पर ये लोग सभा करेंगे और दंगा भी करेंगे। हम गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को जलाया जाएगा, हमें मारा पीटा जाएगा, इसके बाद जेल भी हमें ही जाना पड़ेगा। फोन करने वालों ने
यह भी कहा कि हमने कई पुलिस अधिकारियों से बात की, गुहार भी लगाई कि इस सभा को होने से रोकिए या फिर हमें सुरक्षा मुहैया कराइए, लेकिन पुलिस ने कह दिया कि हमारे बस में कुछ भी नहीं है। इसके बाद उन लोगों ने हमें एक वीडियो लिंक भी भेजा जिसमें कुछ लोग सीधे सीधे हरियाणा सरकार को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि या तो 9 तारीख से पहले हरियाणा सरकार मिलिट्री लगाकर मेवात के एक एक गांव से गौहत्या के कलंक को बंद करवा दे, नहीं तो बाद में 9 तारीख को हम लोग खुद पहुंचकर इस कलंक को मिटा देंगे। अब गौ हत्या का कलंक ये लोग किसके सर पर मढ़ रहे हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले नासिर और जुनैद नाम के 2 मुस्लिम नौजवानों को गौ तस्करी के आरोप में उन्हीं की गाड़ी में बैठाकर जलाकर मार दिया गया था। पीड़ित परिवार की तरफ से जितने भी लोगों का नाम बताया गया अब तक उनमें से सिर्फ एक की गिरफ्तारी हो सकी है, बाकी सब फरार हैं। हो सकता है कि विश्वगुरु बनने का इंतजार कर रहे हो कि जब भारत विश्वगुरु बन जाए तब लौटेंगे। कुछ हिंदू संगठन मिलकर महापंचायत कर रहे हैं और यह ऐलान कर रहे हैं कि मंडी पहुंचकर हम लोग गौहत्या को मिटाने का काम करेंगे और देश भर से लगभग 2 लाख लोगों को जुटाने का ऐलान भी किया गया है। अब सवाल यह है कि जिस नासिर जुनैद की हत्या हुई उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की अनुमति पुलिस ने नहीं दी, तो क्या वही पुलिस 2 लाख की भीड़ को आने से रोक पाएगी? और यदि पुलिस पहले नहीं रोक पाती है तो क्या सुरक्षा व्यवस्था कर पाएगी? और यदि हुआ है, इस पर राजनीतिक प्रोपेगेंडा दुनिया भर में चुनावी राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। वहीं दुनिया भर के राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार करवाते हैं, विज्ञापन देते हैं अपनी पार्टी का, अपने नेता का, अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सोशल मीडिया का उपयोग किया है शायद ही दुनिया का कोई अन्य राजनीतिक दल ऐसा कर पाया होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण मीडिया का जबरदस्त प्रयोग किया है, शायद ही दुनिया में किसी ने ऐसा प्रयोग किया होगा। लेकिन फिलहाल बात सोशल मीडिया की हो रही है। मैं सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने की बात नहीं कर रहा हूं, न ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा ठेले गए ज्ञान की बात कर रहा हूं। दरअसल ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने एक नई और बहुत ही तगड़ी वाली रिसर्च सामने रखी है। हमारे देश में चुनाव में प्रचार के दौरान कितना खर्च होता है इसके लिए चुनाव आयोग नियम तय करता है, एक सीमा तय करता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग उन माध्यमों को भी कभी जांच पाता है जिनके बारे में शायद बड़े बड़े राजनीतिक दल खुलासा ही न करते हों? ऑल्ट न्यूज की इन बातों को एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी छूटा तो समझ से परे हो जाएगा मामला। ऑल्ट न्यूज ने लिखा है कि फेसबुक पर पेजों का एक ऐसा नेटवर्क है जो प्लेटफॉर्म के रूप में फेसबुक का ही दुरुपयोग कर रहा है और सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा के पक्ष में गैर भाजपा पार्टियों के खिलाफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कर रहा है। ऑल्ट न्यूज ने इस रिसर्च में बताया है कि किस तरह से फेसबुक भाजपा का मुखौटा बने इन वेबसाइट्स के माध्यम से करोड़ों रुपया ले रहा है और बीजेपी का विज्ञापन चला रहा है। बहुत ज्यादा तकनीकी पहलू पर न जाते हुए मैं आपको बेहद आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूं। पता चला है कि ढेर सारी वेबसाइट बनाकर जिनमें लिखी हुई सारी चीजें मैच कर रही थी और उनका आईपी एड्रेस भी एक ही था। इसके साथ ही इन वेबसाइट से जो फेसबुक पर जुड़े हुए पेज थे उन पर भी भारी भरकम फॉलोइंग है, यानी कि ढेर सारे फॉलोअर हैं इनके पेज पर, जिसके जरिए वो लोग बीजेपी का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इन वेबसाइट्स और इनसे संबंधित फेसबुक पेजों से 2 काम किया जाता है। पहला काम है विपक्षी पार्टियों और उनके नेताओं को बदनाम करना और दूसरा काम है भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना और भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रमुख नेता का प्रचार करना, और वो प्रचार भी सच्चा झूठा सब कुछ। इनमें से कुछ फेसबुक पेजेस का नाम ऑल्ट न्यूज ने लिखा है, जरा ध्यान से सुनिएगा और नाम सुनने के साथ ही ये अंदाजा भी लगा लीजिएगा कि वो किस प्रदेश के चुनाव को टारगेट करने के लिए बनाया गया होगा। ठग्स ऑफ झारखंड, चोर मचाए शोर, द फ्रस्ट्रेटेड बंगाली, निर्ममता, भगबुड़बक, महाठगबंधन, बुआ बबुआ, पप्पू गप्पू, चुनटिल एक्सप्रेस। और समझने वाली बात यह है कि फरवरी 2019 से लेकर मार्च 2023 तक इन फेसबुक पेजों पर विज्ञापन के लिए कुल 3,47,05,292 रुपए खर्च किए गए हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि इन पेजों से फर्जी खबरें भी चलाई जा रही हैं, जैसे इस खबर को ही देख लीजिए। लिखा है पीएम मोदी है नोबेल शांति पुरस्कार के सबसे बड़े दावेदार, जबकि इस खबर का खंडन खुद उसी व्यक्ति ने किया जिसके नाम पर यह झूठी खबर चलाई जा रही है। आप इस तस्वीर में टाई कोट लगाए हुए उस व्यक्ति को भी देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि इन पेजों पर करोड़ों रुपया किसका लग रहा है? ऑल्ट न्यूज की यह रिसर्च बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही गहरी है। इस रिसर्च को समझने और समझाने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन आसान भाषा में मोटा मोटी मैं आपको उसका सार बता देता हूं, और वो ये है कि जिस तरह से पहले के जमाने में राजा महाराजा या फिर आज भी गाँव में लोग अपना माहौल बनाने के लिए, चुनावी माहौल, गाँव के जो प्रचंड खलिहर होते हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता, उन्हें कुछ खिला पिला देते हैं और वो लोग घूम घूम कर उस व्यक्ति की सेखी भगाते हैं, उसका नाम बनाते हैं। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि कोई ये न जान पाए कि मैंने उनसे कुछ लिया है, उनका कुछ खाया है। अब सोचने वाली बात है कि विपक्षियों को बदनाम करने के लिए, विपक्षी दलों के नेताओं को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी तथा पीएम मोदी का प्रचार करने के लिए पैसा किसका लग रहा होगा, ये हम नहीं बताएंगे, आप अंदाजा लगा लीजिएगा। ऑल्ट न्यूज की ये रिसर्च बड़ी लंबी चौड़ी है, आगे किसी अन्य वीडियो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। वैसे आप चाहें तो ऑल्ट न्यूज की वेबसाइट पर जाकर विस्तार से इसको पढ़ भी सकते हैं, सबूतों के साथ वहां देख भी सकते हैं। उत्तर
प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए हाल ही में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाना है, यानी कि प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और प्राविधिक विद्यालयों के साथ साथ मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भी इसी आयोग के जरिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और यही आयोग टीईटी की परीक्षा भी करवाएगा। यूपी सरकार का कहना है कि इससे शिक्षकों की भर्ती में पारदर्शिता आएगी। अब कई भर्ती आयोगों को मिलाकर एक कर देने से पारदर्शिता कैसे आती है, ये हमसे मत पूछिएगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती समेत अन्य भर्तियों का कितना बंटाधार है, ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या शिक्षक भर्तियों में और ज्यादा देरी करने के लिए सरकार ने नया बहाना ढूंढा है और क्या गारंटी है कि सबको मिलाकर एक कर देने से पारदर्शिता आ जाएगी। एक सवाल और भी है कि पारदर्शी करने के नाम पर ही कई सालों से ऑनलाइन परीक्षाएं शुरू हो गई। बाद में पता चला कि यहां तो और गड़बड़ेशन है। कोई छोटा बच्चा जब साइकिल के लिए जिद करता है तो घर वाले उसे मोटरसाइकिल दिलाने का सपना दिखाकर भुलवा देते हैं। यूपी के नौजवान यही सवाल कर रहे हैं कि कहीं यूपी की सरकार वही खेल तो नहीं कर रही है। बहरहाल हमें उम्मीद है कि यूपी सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर कोई बढ़िया कदम उठाएगी और जल्द से जल्द लाखों बेरोजगार छात्रों को, युवाओं को काम मिल पाएगा, स्कूलों में बच्चों को शिक्षक मिल पाएंगे और यूपी की शिक्षा व्यवस्था थोड़ी बहुत ठीक हो पाएगी। लेकिन एक बड़ी कंफ्यूजन सामने आ गई है। सीबीएसई और यूपी बोर्ड में 12वीं की इतिहास की किताबों से मुगल संबंधी अध्याय हटा दिए गए हैं। अब सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरीके का सवाल कर रहे हैं। ट्विटर पर मयंक ने बड़ा बढ़िया तंज करते हुए लिखा है, आप मेरी आवाज को ध्यान से सुनते जाइएगा और आपकी स्क्रीन पर जो लिखा हुआ दिखेगा उसको पढ़कर आनंद लेते हुए जाइएगा। और पहले ही बता दिया था कि हंसना मना है, तो सुनिए। टीचर, महाराणा प्रताप बहुत वीरता से हल्दी घाटी में लड़े थे। स्टूडेंट, किससे लड़े थे सर? टीचर, अरे वीरता से। स्टूडेंट, अरे नहीं सर, मतलब लड़े किससे थे? टीचर, ओह, अरे वो तलवार से लड़े थे। स्टूडेंट, अरे मतलब किसके खिलाफ लड़े थे? टीचर, अरे जुल्म के खिलाफ लड़े थे भाई। स्टूडेंट, उफ, किसी आदमी के खिलाफ लड़े होंगे ना? टीचर, हाँ लड़े थे, उसके खिलाफ। स्टूडेंट, उसके किसके? टीचर, अरे उसी के। स्टूडेंट, उसका नाम क्या था सर? टीचर, ये सिलेबस से बाहर का सवाल है, लेकिन उसने आगरा का किला बनवाया था और अभी वाला हमको क्या बना रहा है? इसके बाद स्टूडेंट कहता है? फिर टीचर ने कहा, अगला चैप्टर कल से पढ़ेंगे, अमृतकाल और 2014 में आजादी के बाद का भारत। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत के इतिहास से मुगलों का आगमन यानी 1526 से लेकर 1857 तक के इतिहास को गायब किया जा सकता है? लेकिन एक सवाल यह भी है कि यह सब कुछ तो तभी संभव है जब मुगलों द्वारा बनाई गई जो भी निशानियां हैं उन सबको भारत से मिटा दिया जाए। जैसे कि आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला जहां से प्रधानमंत्री जी स्वयं हर 15 अगस्त को जोर जोर से भाषण देते हैं, जामा मस्जिद, आगरा का किला, हुमायूं का मकबरा, इस तरह की सैकड़ों चीजें जो मुगल काल में भारत में बनाई गई। और फिर क्या इतिहास को नकार देने से क्या उन सबको भारत की तस्वीर से मिटा दिया जाएगा? और फिर क्या इतिहास को नकार देने से सच्चाई बदल जाएगी? एक सवाल और है, अक्सर खास मानसिकता के लोग ये कहते हैं कि मुगलों ने भारत को लूटा। उनसे एक सवाल पूछिएगा कि लूटा तो लूट कर ले कहां गए? यकीन मानिए यह सवाल सुनते ही सामने वाला कपार खजुआने लगेगा। और हाँ, आज के बाद आपके बच्चे यदि ताजमहल से लेकर किसी भी ऐसी चीज के बारे में सवाल कर दें जो मुगलों से संबंधित है तो उन्हें बताने का प्रैक्टिस कर लीजिए कि यह सब कुछ एलियन द्वारा स्थापित किया गया है। वही सब आए थे और पटक के चले गए, दोबारा ले जाना भूल गए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी मुगल शासक का नाम ले लें और आपकी जबान काट दी जाए। यदि ऐसा कुछ होता है तो हमसे मत कहिएगा कि बताए नहीं थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।